Hello children, this is a module for complete explanation, summary, theme and central idea. हम सारे points discuss करेंगे. Poem's name is A Thing of Beauty. This is prescribed for class 12 CBSE English. और ये आपकी बुक फ्लेमिंगो में poem है A Thing of Beauty written by poet is John Keats. सबसे पहले मैं आपको फ्लैश कर रही हूँ स्क्रीन पे पोएम. इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, मैंने पोएम के कुछ पार्ट को रेड और कुछ को ब्लैक किया है, थोड़ी स्पेसिंग भी चेंज की है, बिकॉज वेन एवर वी रीड अ पोएम वी हैव टू रीड इट फ्रॉम पंचुएशन टू पंचुएशन. इस तरह से आपको पोएम में पोएट क्या कह रहा है आपको पूरी बात खुद ही समझ आ जाएगी. सो दिस इज़ द पोएम. आई रिक्वेस्ट आप अपनी बुक निकालो या फिर यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान से देखो और जैसे मैं पोएम को रीड कर रही हूँ उसको ऐसे ही समझें. सबसे पहले मैं ये बता दूँ, जॉन कीट्स इज़ अ पोएट ऑफ नेचर. वो हमेशा नेचर की ब्यूटी एंड ही टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ नेचर, कि नेचर हमें कितना कुछ देती है और किस तरह हमारी स्पिरिट को, हमारे सोच को, हमारी आत्मा को कितना कंटेंटमेंट देती है, पीस देती है. सो दिस इज़ द थीम विच इज़ द फर्स्ट लाइन. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है वो हमेशा एक परमानेंट जॉय होती है. सो आई एम गोइंग टू रीड इट. A thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases. यहाँ पर आया सेमीकोलन, तो यहाँ पर हम एक पॉज लेंगे और आपको ये पूरी लाइन एक सिंगल सेंटेंस की तरह समझ आएगी. A thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases. Then it will never pass into nothingness, but still will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. Here we complete the first stanza. इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे स्टैंजा वाइज समझाऊंगी. पहले पोएम को रीड करने का तरीका देख लें. यू कैन पॉज द वीडियो और एक बार फिर से फर्स्ट स्टैंजा मैंने जैसे रीड किया उसको समझ लो. आई एम कंटिन्यूइंग टू द नेक्स्ट पार्ट. देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो वी आर रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. नेक्स्ट स्टैंजा. स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस of the inhuman dearth of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over-darkened ways made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. अब यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि मैंने एक लंबा सा पॉज लिया था, मैंने गैप लिया था आफ्टर रीडिंग मेड फॉर आवर सर्चिंग. तो मेड फॉर आवर सर्चिंग तक स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस यानी कि फर्स्ट रेड लाइन से यहाँ तक पूरा एक यू कैन से एक्सप्रेशन कंप्लीट होता है. तो हमने इसी तरह से स्पेसिंग दे के समझना है इस पोएम को. अगर हम इनके जैसे इन्होंने लाइंस को ब्रेक किया, ये लोग लाइंस को ब्रेक करते राइम स्कीम बनाने के लिए, लेकिन हमने समझने के लिए पंचुएशन के हिसाब से उसको रीड करना है, तभी हम उसको रीड कर पाएंगे. तो यू हैव टू रीड फ्रॉम पॉजेज टू पॉजेज. मैंने इसीलिए स्पेसिंग इंक्रीज़ करी ताकि आपको समझ आ जाए कि वो लाइन किस तरह से हमें ब्रेक करनी है. Now I am coming to the next black paragraph, which is the fourth stanza. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep. ये सारे examples थे nature के. Pause. And such are daffodils with green world they live in. फिर से pause. Next example है and clear rills that for themselves a cooling covert make. Against, ये against है लिखा है, आगे कॉन्ट्रैक्शन का साइन है, वो पंचुएशन जिसको आप अपोस्ट्रोफी समझते हो, तो इसका फुल वर्ड माना जाएगा अगेंस्ट. Against the hot sun the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms. Last stanza. And such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead, all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink. इसमें किसी भी लाइन में सेंटर में कोई पंचुएशन नहीं थी, तो ये हम लास्ट पंचुएशन देखेंगे. जैसे फर्स्ट और सेकंड माइटी डेड तक एक पार्ट बनेगा, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव रेड हर्ड और रेड नेक्स्ट बनेगा, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक ये लास्ट बनेगा. तो हमने पोएम को रीड करते टाइम ये समझना है कि लाइन्स में किस तरह से हम अपनी स्पेसिंग या तो ऐड कर लें या पंचुएशन टू पंचुएशन रीड करें, तभी हमें उसके पोएम के पूरे सेंटेंस जो उसका एक एक्सप्रेशन है वो समझ आएगा. अब हमने ये देखा कि इन थ्रू आउट द होल ऑफ दिस पोएम लाइंस मिक्स और मैच हो रही हैं. कभी 1.5 लाइन जाती है, 1.5 के बाद सेकेंड हाफ जो लास्ट लाइन का होता है वो अगली लाइन में मर्ज हो रहा है. व्हेन लाइन्स आर गेटिंग मर्जिंग इनटू ईच अदर, दिस इज अ पोएटिक डिवाइस विच इज एन्जाममेंट. आई एम गोइंग टू फ्लैश अ लिंक
for you to understand if you want to know more about poetic devices, and the link is given in description box also if you want to see poetic devices. I have covered all of them. Rhyme scheme कैसे create करते हैं? First stanza की rhyme scheme है forever never keep sleep breathing. This makes it AA BB C, आगे breathing breathing CC और उसके बाद DD earth dearth. तो ये पूरी की पूरी पोएम इसी तरह से चल रही है. This is the rhyme scheme AA BB CC DD because all of them. अब इस rhyme scheme को भी समझने के लिए you can view my poetic video on poetic devices. Now I proceed. Main जो theme है वो इस poem की है nature. As we've just now read the poem, I hope you've understood. Beautiful things in nature's bounty give us pleasure and alleviate suffering and sorrow. This is the major theme of the poem. और ये लाइन, इस लाइन का मतलब है वही पोएम की फर्स्ट लाइन, A thing of beauty is joy forever. So you can learn this line as the theme. So we are beginning the first stanza. It is written in the brown box and I am going to explain it. फर्स्ट लाइन, A thing of beauty is joy forever, ये आपकी थीम है. उसका लवलीनेस हमेशा हमेशा इंक्रीज होता है, ये हो गया. इट विल नेवर पासिंग टू नथिंगनेस, उसकी लवलीनेस कभी ज़ीरो नहीं होती, नथिंग नहीं बनती. इट ऑलवेज कीप्स इंक्रीजिंग एंड समवेयर और दी अदर, कभी ना कभी नेचर में हमें मिल ही जाएगा अ बावर क्वाइट फॉर अस. बावर होता है एक शेडी एरिया जहाँ पे अच्छा सा सीन है, रिवर फ्लो कर रहा है और ट्रीज़ हैं, शेड है जहाँ पे बैठ सकते हैं हम. तो उस तरह का एक लैंडस्केप, एंड उससे हमें क्या मिलेगा? क्वाइटनेस, पीस मिलेगी, स्लीप मिलेगी. स्लीप यहाँ पे डिनोट करती है पैसिफाइड स्पिरिट की. तो और इस स्लीप में क्या होगा? स्वीट ड्रीम्स होंगी, हेल्थ होगा, क्वाइट ब्रीदिंग होगी. तो इस लाइन में ब्यूटी काउंटर एक्ट्स द डिप्रेशन, ये बताता है पोएट हमें. वो बताता है कि ब्यूटी ऑफ नेचर हमारा सैडनेस और ग्लूम और डिप्रेशन को कैसे उसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है, उसको रिड्यूस करती है और हमें पैसिफाई करती है. सो इट ब्रिंग्स अस टू अ स्टेट ऑफ रेवरी. रेवरी मतलब डे ड्रीमिंग जैसा हम फील करते हैं. हम इतना लिफ्ट हो जाते हैं हमारी स्पिरिट कि हम हैप्पी एंड हेल्दी हो जाते हैं. सो नेक्स्ट, therefore on every morrow, it is because of this power of beauty. तो therefore on every morrow, morrow मतलब every new day, जैसे tomorrow बोलते तो it's a new day. On every morrow what do we do? हम क्या करते हैं? We are wreathing a flowery band to bind us to the earth. अब रीदिंग, रीद का मतलब होता है बुनना, वीव करना एक बैंड को, फ्लावर्स का एक बैंड. पर्पस क्या है इस रीदिंग का? विच बाइंड्स अस टू द अर्थ. अब वो फ्लावरी बैंड है, फ्लावर एलिमेंट ऑफ नेचर है, वो हमें फिर से रिकनेक्ट करेगा नेचर से. तो हम एवरी डे एक ऑर्नेट बैंड बनाते हैं. अब वो ऑर्नेट बैंड क्या है? वो ऑर्नेट बैंड है हमारे आसपास की नेचुरल एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस है, उसकी मेमोरीज हो सकती हैं, उनकी कंपनी कि हम उनके ही बेस, उनके साथ इर्द गिर्द घूमते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एंजॉय करते हैं. और ये जो फ्लावरी बैंड हम वीव करते हैं, ये हमें एक होपफुल एटीट्यूड देता है. वी आर होपफुल दैट वट एवर सैडनेस, जो भी हमारे मन में हैवीनेस है, बर्डन है, कोई डिस्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन है, कोई ग्लूम है, हम इसको डील करने के लिए एक होप क्रिएट करते हैं. वो होप क्या होती है? कंपनी ऑफ नेचर. It is the bliss, it is the blessing of nature that we have, and this blessing of nature helps us weave out some hope that we are going to overcome sadness. So हम क्या करते हैं? मैं फिर से आऊँगी फर्स्ट लाइन पे. Therefore इसलिए on every morrow मतलब on every new day we are wreathing a flowery band to bind us to the earth. एक काम. और ये सब हम कौन सी स्टेट में करते हैं? अब यहाँ थर्ड लाइन ध्यान से सुनो. स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस. स्पाइट को समझने के लिए हम इसे बोलेंगे इन स्पाइट. इन स्पाइट का मतलब जबकि हमारे पास क्या है? डिस्पॉन्डेंस है. डिस्पॉन्डेंस मतलब निराशा, डिसअपॉइंटमेंट. इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, अब कॉमा ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स. ये जो स्पाइट है ना, आपने हर एक ऑफ के पहले स्पाइट लगा के पढ़ना है, तब आपको लाइन समझ आएगी. स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, इसकी आप नंबरिंग कर लें बुक में. स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है. डिस्पॉन्डेंस मतलब डिसअपॉइंटमेंट. तो नंबर 1 स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस. नंबर 2 इन स्पाइट ऑफ इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स. इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स क्या है? अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ. इनह्यूमन होता है जो कि मतलब कि इंसानों वाली बात ही नहीं है. डर्थ होता है शॉर्टेज. तो बहुत ही जानवरों वाला एटीट्यूड हो गया है. पीपल अराउंड अस आर बिहेविंग मोर लाइक they have a inhuman attitude. So because of this inhuman attitude, there is a shortage of noble nature. Goodness of humans is reducing. So second problem, first problem disappointment, second problem inhuman dearth of noble natures.
थर्ड प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग, ग्लूमी डेज. हमारे डेज सैड होते हैं, कुछ ना कुछ रोज़ हो जाता है, कोई ना कोई टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है माइंड में, तो वी हैव सैड डेज. Fourth, in spite of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, हमारी लाइफ में अनहेल्दी डेज आते हैं, कभी कोई हेल्थ इशू आ जाता है, या ओवर डार्कन्ड वेज, कभी ना कभी कोई ऐसी परेशानी आ जाती है, हमें रास्ता नहीं मिलता, हमें क्या करना है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई डायलेमा होता है. तो ये सारी की सारी ह्यूमन लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स है, एंड ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर कॉमन टू ऑल ऑफ अस. ये मेरे साथ भी होता है, ये आपके साथ भी होता है, ये एक स्टूडेंट के साथ भी होता है, एक पेरेंट के साथ भी होता है, एक ग्रैंड पेरेंट के साथ भी होता है, एक बिजनेसमैन के साथ भी होता है, एक जॉब एम्प्लॉयड पर्सन के साथ भी होता है. All these things, all these problems, what do they do? These are the problems that we face, and they make us sad. What helps us overcome this sadness, or at least create a hope that we'll overcome this sadness? Nature's presence, nature's company. Because of that company, what do? We weave the flowery band. हम एक weave करते हैं flowers का band. Flowery band is symbol of connection with nature. So I'll read the text I have given here. I'll read it from the third line. The beauty of the band keeps us bound to the realities of the world and dispels the sadness or despondency in one's soul. मैंने सब आपको एक्सप्लेन कर दिया है. ये जो लाइन्स मैंने लिखी हैं राइट साइड पे, आप इसको एज इट इज़ लर्न कर सकते हो. एज वी वुड ऑलवेज अदरवाइज बी होपलेस. द अर्थ माइनस द ब्यूटिफुल थिंग्स. अगर अर्थ में से ये नेचर के एलिमेंट निकाल दें तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ डिस्पॉन्डेंस बचेगी, स्पाइटफुल प्लेस, नफरत भरी प्लेस बचेगी, थ्राइविंग इन कैलस इनसेंसिटिव डर्थ, जहाँ पे लोग थ्राइव कर रहे हैं, सिर्फ जी रहे हैं, केयरलेस, कैलस मतलब केयरलेस, इनसेंसिटिव एटमोसफेयर में, यहाँ पे शॉर्टेज है, एंड दिस अर्थ इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्श टूवर्ड्स ह्यूमन बींग्स. थ्रू दिस कनेक्शन विद नेचर, अब हमारे पास तो नेचर का कनेक्शन है, तो कीट्स कहता है फीलिंग्स और इमोशंस आर कनेक्टेड विद इमेजेस फ्रॉम नेचर. और ये जो फीलिंग है दैट ब्यूटी ऑफ लाइफ इज जॉय फॉर एवर इज बिकॉज ऑफ आर affinity, our natural attraction towards joy. Joy कहाँ से आई? नेचर से. I hope you are liking my classes. Thanks for being with me at eClasses with Shalini ma'am. I request you all to please like, subscribe and press the bell icon. If you do that, your gesture is going to really motivate me so that I create more such videos and bring more useful content for you. Thank you so much. Then the poet continues. वो नेक्स्ट स्टैंजा में बोलता है, yes in spite of all. अब इन स्पाइट वर्ड ने दोबारा से, जो मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल्स कराए वो सारे इकट्ठे हो गए, एक बारी दोबारा से वो लाइन अप हो गए. हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, इन चीज़ों के होने के बावजूद क्या होता है. अब हम नेक्स्ट लाइन देखें. सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल. कोई ना कोई ब्यूटी का एलिमेंट होता है हमारे आसपास जो हमारा पॉल मतलब सैडनेस को मूव अवे कर देता है, पीछे कर देता है. मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स. कहाँ से? हमारे डार्क स्पिरिट्स. डार्क स्पिरिट्स मतलब उदास मन. सच, अब एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको फिर से नंबरिंग करनी पड़ेगी. अब और एग्जाम्पल्स, अब वो प्रॉपर एग्जाम्पल्स देगा. एलिमेंट्स ऑफ नेचर बताएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इन्जॉय करते हैं. सच द सन नंबर 1, द मून नंबर 2, द ट्रीज ओल्ड एंड यंग नंबर 3. ट्रीज हैं, उसकी 2 वेराइटीज़ हैं, ओल्ड और यंग. देन द ट्रीज ओल्ड एंड यंग, और यंग ट्रीज क्या कर रहे हैं? स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप. ये ट्रीज एक शेडी बून मीन्स ब्लेसिंग, फॉर सिंपल शीप, जो छोटे यंग ट्रीज होते हैं, वो छोटी छोटी शीप जो होती हैं, ये भी एनिमल्स है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उनके लिए एक कंफर्टेबल प्लेस, एक कंफर्टेबल शेडी एरिया बनाते हैं. फिर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है डैफोडिल्स. और डैफोडिल्स क्या कर रही होती हैं? उनके पास एक ग्रीन वर्ल्ड है क्योंकि बहुत सारे लीव्स हैं, ग्रीनरी में डैफोडिल्स होते हैं, दे लिव इन. तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स दिखाता है. बेसिकली स्टैंजा में पोएट ने स्टैटिक एलिमेंट्स ऑफ नेचर बताए हैं. स्टैटिक एलिमेंट्स कौन से? जो एलिमेंट्स ऑफ नेचर है, सन, मूव, पहाड़, पत्थर, ये सब, इन सभी को बताया, उसने एग्जांपल्स दिए हैं. सो ये इसका है. सो कीट्स राइट्स अबाउट द पावर ऑफ नेचर्स ब्यूटी, कि इनका पर्पस क्या है? वो हमारे पॉलर, हमारा सैडनेस को रिमूव करते हैं. ही रेफर्स टू सो मेनी एग्जाम्पल्स. इस स्टैंजा में यही है. नेक्स्ट, एंड क्लियरल्स, तो ये भी एक एग्जाम्पल थी. दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल उसने दिया है क्लियरल्स की. क्लियरल्स क्या करती हैं? दे फॉर देमसेल्व्स दे मेक अ कूलिंग, अ कूल कवर्ट. कवर्ट इज अगेन अ कंफर्टेबल एरिया विच इज अ लैंडस्केप अगेंस्ट द हॉट सन. और ये सब कूल रिल्स
रिल्स होती हैं स्मॉल रिवर्स, स्ट्रीम्स हो गई, नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ। तो ये क्या करती हैं, ये ठंडक देती हैं, ये भी एक गिफ्ट ऑफ नेचर है। अगेंस्ट हॉट सीजन भी गिफ्ट ऑफ नेचर है। अपने आप बैलेंस इस लाइन में वो दिखाता है किस तरह नेचर हैज़ क्रिएटेड contrasting elements also, and it has balanced the situation that is also for our benefit. नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देता है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। वो कहता है फॉरेस्ट ब्रेक क्या है, फॉरेस्ट का वो एरिया जहाँ पर रिवर्स हैं और बहुत सारी प्लांटेशन है या कह लो ट्रीज़ हैं, वुड्स हैं, वो सब रिच हैं, अगेन नेचुरल रिसोर्स है। स्प्रिंकलिंग फेयर मस्क रोज ब्लूम्स हैं, ये सब एग्जांपल्स ऑफ फ्लावर्स हैं। तो ये ऐसा लगता है जैसे स्प्रिंकल हुए पड़े हैं। ब्रेक वो होता है जहाँ पे श्रब्स होते हैं, छोटे शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स हो। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स। अब ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स एक नेक्स्ट लेवल की एग्जाम्पल है जो पोएट देगा। मुझे आपको ये बताना है यहाँ पर कि पोएट ने फेयर मस्क रोज ब्लूम्स तक दो तरह के नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ नेचर कवर किए हैं। फर्स्ट हैं जो इनएनिमेट हैं, जो डेड हैं, सन, मून, ट्रीज, नंबर वन, सन एंड मून एंड माउंटेन्स, ये सब रिवर्स। सेकेंड एलिमेंट है जिसमें लाइफ है, फॉर एग्जांपल ट्रीज हो गया, ब्लूम्स हो गया, फ्लावर्स हो गया। अब पोएट आएगा थर्ड कैटेगरी ऑफ एग्जांपल्स पे, ये हैं दोज हु आर डेड। सो मैं उनके ऊपर आई डिस्कस। पहले मैं आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स डिस्कस दैट। पोएट स्टेट्स इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप द ब्यूटी ऑफ नेचर इवन व्हेन इट फेड्स एंड टू लुक फॉरवर्ड टू इट्स रिसर्जेंस। मैंने आपको बताया रिसर्जेंस कैसे है, कैसे कॉन्ट्रास्ट है, कैसे अगर हॉट है तो उसको एक कंफर्टेबल कूल कोवर्ट भी नेचर ही प्रोवाइड करती है वहाँ पर। सो कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट करके वो बताता है कि पावर ऑफ ऑप्टिमिज्म बहुत है। दिस इज़ अबाउट आर पर्सपेक्टिव कि नेचर हमें क्या क्या दे रही है। Then, if rivers and streams have the power to provide a cooling effect, despite the heat in the weather, we must not forget how forests brimming with flowers and vegetation have their own magnificence, when their decay gives way to new life. अब ये जो है, अगर कोई लाइफ की इंपॉर्टेंस है नेचर में, तो डेथ की भी इंपॉर्टेंस है। वो क्यों है? क्योंकि जब कुछ डेड होता है, डिके, द डेथ of something leads to decay, and that decay further generates new life. Beauty has the ability to affect one's mood, and beauty is not only ephemeral. ये नहीं कि वो सिर्फ एक सुपरफिशियल लेवल पे है, सिर्फ फिजिकल लेवल पे है, वो तो इटर्नल है, एंड इट स्टेज विद द पर्सन टू गेट थ्रू देम थ्रू हार्ड टाइम्स। तो यही तो ब्यूटी का पावर है। अब जो ब्यूटी ऑफ जो ग्रैंड्योर है, ग्रैंडनेस है ऑफ द डूम्स मतलब फॉर दोज हु आर डेड, वो क्या है? नेक्स्ट, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड। वो कहता है ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स जो हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं फॉर द माइटी डेड। अब यहाँ पर क्या है, माइटी डेड कौन है? वो लोग हैं जो मर चुके हैं। पहली बात, माइटी क्यों है? क्योंकि वो उनमें कोई ना कोई ग्रेटनेस थी। अब हम सोचते हैं कि अरे चलो किसी भी एग्जाम्पल हिस्टोरिकल पर्सन की हम कोई बात करें, कोई 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 बहुत बड़ा कोई मार्टर हो सकता है, कोई बहुत बड़ी अच्छी पर्सनालिटी हो सकती है जो कि समबडी हु इज़ डेड नाउ, उसकी लाइफ बहुत ग्रेट थी, तो हम सोचते हैं अरे भाई उसने ये काम पता नहीं कैसे किया होगा, उसने ये काम पता नहीं कैसे किया होगा। वी वंडर अबाउट द ग्रेट एंडेवर्स, द ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ दैट पर्सन। इसलिए उस डेड को माइटी बोला गया। तब उसकी जो लाइफ है जो आज डेड है, अब ये भी नेचर का एलिमेंट है कि वो नेचर ने ले ली उसकी लाइफ, वो आज ही इज़ डेड। सो अ मार्टियर हु हैज़ डाइड ब्रेवली, हु हैज़ लेड हिज लाइफ ब्रेवली फॉर अ ग्रेट कॉज, उसके भी एक एलिमेंट में नेचर। All lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven spring। तो कहता है हमने इनके बारे में लवली टेल्स सुनी होती हैं, क्योंकि हमने उनको देखा नहीं, वो पर्सन तो डेड है हमारे सामने, तो हमने उसको देखा नहीं। उसके लाइफ की लवली टेल्स होती हैं। कहाँ से मिली? ईदर दे हैव बीन हर्ड और दे हैव बीन रेड अबाउट। और उनकी टेल्स से, उनकी लाइफ स्टोरीज से एक एंडलेस फाउंटेन हमें मिलता है। वो फाउंटेन क्या करता है? इट इज़ एन इमॉर्टल ड्रिंक। वो एक इमॉर्टल ड्रिंक है जिसको हम ले सकते हैं। वी कैन savor the flavor of their, you can say, energy, of their valor, of it can be their dedication towards their goal, towards their task, और हम उसको आने वाले इमॉर्टल टाइम्स तक भी हम उसको रिसीव कर सकते हैं। अब ये क्यों? अब होता क्या है,
अगर किसी इंसान ने कुछ भी क्रिएट किया है, कुछ अच्छी लाइफ जी है, तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है उसकी लाइफ एंड अचीवमेंट्स की, आने वाले हज़ारों करोड़ों सालों तक वो डॉक्यूमेंटेशन को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो चाहे एक इंसान के पास लाइफ एक ही है, मे बी 80 90 100 ईयर्स तक कोई इंसान मर जाए, पर अगर उसने इस थ्रू आउट लाइफ स्पैन को अच्छा काम कर दिया और वो डॉक्यूमेंट हो गया, अगर अच्छा होगा तभी डॉक्यूमेंट होगा, तो वो डॉक्यूमेंट की लाइफ कैन बी मोर देन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। दिस इज़ वॉट द पोइट वॉन्ट्स अस टू अंडरस्टैंड। ही सेज कि उसकी लव डिटेल्स दे विल बी ईदर हर्ड और रेड, एक बात, और वो क्या बन जाती है, एंडलेस फाउंटेन, एक ऐसा फाउंटेन जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। किस चीज़ का फाउंटेन, एक इमॉर्टल ड्रिंक, जो कि एक इमॉर्टल ड्रिंक है, मतलब कि उसकी जो लाइफ की स्टोरी है वो तो एक एक ऐसा ड्रिंक, एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक बन जाता है जो क्या करता है, जो हमें मिलता रहता है, इट कीप्स पोरिंग ऑन टू अस, उसकी इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस टू रेफर टू, इट इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस टू लर्न फ्रॉम। एंड फ्रॉम वेयर डज इट कम, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक। अब उसने हेवन इसलिए बोल दिया क्योंकि वो बंदा डेड है, तो फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, तो हेवन की एजेस से जैसे वो एक गिर रहा एक एंडलेस फाउंटेन है। दिस इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द पैसेज। अब वो इंडिकेट क्या करता है, वो इंडिकेट करना चाहता है कि नेचर में ये नहीं है कि कोई चीज़ इनएनिमेट है, सन और मून, दे डू नॉट कम बिफोर अस एज फिजिकल लाइव की तरह हमारे पास नहीं आते हैं, उसकी भी इक्वल इंपॉर्टेंस है। फ्लावर्स, ट्रीज, एनिमल्स हैं, उसकी भी इक्वल इंपॉर्टेंस है। ह्यूमन बींग्स अराउंड अस हैं, उसकी भी इक्वल इंपॉर्टेंस है। और जो ह्यूमन बींग्स मर चुके हैं वो भी एक एलिमेंट ऑफ नेचर है और उनकी भी इम्पॉर्टेंस है। तो ये सभी चीज़ों को हमें इक्वली वैल्यू करना है, और इनसे हमें वो फॉरएवर वाला एलिमेंट उसने एंड में डाल दिया। इमॉर्टल ड्रिंक है ना, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। कुछ चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं वो तो वैसे स्टैटिक हैं, फिजिकली फॉरएवर हमारे साथ हैं, और जो लोग हैं जो मर चुके हैं लेकिन उनकी माइटी, उनकी अचीवमेंट्स हैं, तो वो अगर मर भी चुके हैं तो भी एक फॉरएवर इमॉर्टल और इटर्नल एलिमेंट है उनके अचीवमेंट्स में। दे आर ऑल्सो अ गिफ्ट टू अस फ्रॉम नेचर। सो वी हैव टू ऑलवेज appreciate, we have to honor their, you can say, the saga of their life. So I am reading the text given here. The closing paragraph reminds us of the beauty hidden even in death. So even death can be great, ये poet कहना चाहता है, and death is also forever, and you have to celebrate, like we celebrate life, we have to celebrate death also, ये poet कहना चाहता है। The mighty dead are those martyrs who have died bravely for a cause. उनके achievements have made them great and powerful, and they inspire us through the sagas of their noble works. We honor them by erecting magnificent grand sepulchres in which beauty is seen. हम उनके honor में बड़े बड़े monuments बना देते हैं। तो इन मॉन्यूमेंट्स बना देते हैं, या फिर हम उनके लिए वी ऑल्सो राइट अबाउट, वी डॉक्यूमेंट देयर अचीवमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये बन जाती हैं एक फाउंटेन। फाउंटेन किस चीज़ का, उनकी इमॉर्टैलिटी का, कि वो कभी मर नहीं सकते, वो अमर हो जाते हैं। और इस फाउंटेन से हम हमेशा क्या लेते रहते हैं, उनका विजडम और उनकी नॉलेज, उनकी ग्रेटनेस के बारे में हम सीखते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सेक्रेड एंड इमॉर्टल ड्रिंक हमें मिल जाता है, हमारे हार्ट एंड सोल को मिलता है, और पूरी मैनकाइंड उससे लेसन्स लेती है। दिस इमॉर्टल ड्रिंक gushing out of from nature's endless fountain is a source of immense joy, and it seems that their valor is celebrated to help the pitiable human beings to cope with harshness of life. हम उनकी लाइफ से लेसन्स लेते हैं, and we know how to cope up with the problems of life. So this was all about the greatness of death, and death is also an element of nature. अब पोएट ने इस पूरे के पूरे व्यू पॉइंट में सिम्बॉलिज्म कैसे कैसे यूज़ किया है, एक बात। दूसरा, नेचर को ग्रैटिट्यूड कैसे दिया। मैंने आज इस पेज पे मैं आपको ये डिस्कस करके दिखा रही हूँ। पहली बात, वो सिम्बल्स कौन कौन से यूज़ कर रहा है। सिंपल शीप, वी आर ह्यूमन बींग्स, तो वो कहता है कि ह्यूमन बींग्स को सिंपल, हम कितने इनोसेंट हैं, पता नहीं होता कि कल क्या होने वाला है, और फिर भी हम चालाक बनते रहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैं पावर में आ जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो पावर अक्यूमुलेट करते रहते हैं, लेकिन वन डे कम्स उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाएगी, और उसके साथ इतनी सारी पावर और पैसा क्या करेगा जब उसकी हेल्थ इशू कोई ऐसा आ जाएगा कि वो मूव नहीं कर सकता। आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल। तो वी ऑल हैव सीन कि वी पीपल फॉरगेट व्हाट कैन हैपन टुमारो, एंड दैट गॉड हैज़ द अल्टीमेट पावर टू ईदर गिव अस समथिंग और टेक एनीथिंग फ्रॉम अस एनी टाइम। तो इसलिए सिंपल शीप इज़ अ सिंबल ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसमें पोएट सिंपथी शो करता है
कि ह्यूमन बींग्स तुम तो बेचारे बहुत बहुत इनोसेंट हो. Keats sees the beauty in innocent humans, and we humans seek solace in nature. Mother Nature, in its own way, sprouts a shady abode of relief and consolation. Nature हमें वहाँ पे comfort करती है. फिर sun, moon, trees, flowers, streams, musk rose blooms. Understanding deeper what the poet wants to say, I have given the theme in this text. You can read it, and I'll explain it also. कीट्स इज़ एन आर्डेंट लवर ऑफ नेचर. हम सब जानते हैं वो नेचर को के बारे में ही लिखते थे और बहुत ज़्यादा पावर ऑफ नेचर के बारे में ही यूज टू राइट अबाउट. सो इन दिस पोएम ही अर्जेस मैन काइंड टू रियलाइज दीज पावर्स एंड मेक हिज लाइफ स्टाइल enjoyable and worth living. He tells us how a thing of beauty provides perennial joy. Perennial मतलब unending joy हमें मिलती है किसी भी thing of beauty से. नेचर ने कितने सारे सभी एग्जाम्पल्स हमने अभी पोएम में देखे, कितने सारे एग्जाम्पल्स वो देता है. वो बोलता है कि सारे क्यों हैं, वाई हैज़ गॉड क्रिएटेड दैम, सो दैट वी कैन गेट endless joy from it, and its beauty goes on increasing and multiplying, and even we can visualize it. ये नहीं है कि आज अगर आप उसको at present आप किसी इतने बड़े blissful, इतने अच्छे proper blissful nature के लैब में नहीं enjoy करें, आप उसको recall कर सकते हो. कभी आप ख्यालों में हो तो भी आप उसको recall कर सकते हो, and it is going to give you pleasant dreams, health and peaceful breathing. So beauty hence does not lead to inertia but a constant battle to guard our nature or earth. So this is the feature of nature, and as a result of this power of nature, what do we do? अब second point है, हम every morning we wake up and we are weaving a flowery wreath to bind us to the beauties of earth. Something or the other we are hopeful about, that we are going to see something good. Nature is going to give us something beautiful today, even if we have some sadness or any depression, or we have evil qualities, we are hateful against somebody, or somebody hates us, or we are disappointed. We may suffer from so many such a lack of noble qualities and unhealthy evil ways. Even then हमारे साथ कौन स्टैंड करता है हमेशा? ब्यूटी ऑफ नेचर. वो क्यों? उसका पर्पस क्या है? इट कवर्स द ग्लूम, इट कवर्स द डार्कनेस फ्रॉम आवर लाइफ, एंड इट मेक्स आवर लाइफ more and more lovable. It helps us recover from all those problems, and now so that we can overcome our sadness and we can have our spirits refreshed. थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैव समथिंग फॉर अस टू लर्न. अब वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करता है. Even in the deaths of martyrs and legends, there are innumerable beautiful things to notice. तो वो इस चीज़ को भी एंड में पोएट बताता है, हमने एग्जाम्पल्स में देखा ही था. और उनका क्या पर्पस है डेथ्स का, इन मार्टियर्स और लेजेंड्स के डेथ का? इट सीम्स टू फ्लो immortally as a fountain for us to draw motivation from. After all, beauty lies in the eyes of beholder. ये हमें देखना है कि हमें नेचर के किसी भी हैपनिंग, इवेंट या एलिमेंट से हम क्या गेन कर रहे हैं. दिस हैज़ टू बी आवर पर्सपेक्टिव. एवरीवन एंड anybody in nature can highlight something beautiful in anything, and that can be always reflected upon. It can rejuvenate our life. So this is entirely elaboration of theme that a thing of beauty is joy forever. Now all these examples, musk rose blooms, आर्किटेक्चरल सेपल्कर्स मतलब बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, फेरी टेल्स, हीरोइक लेजेंड्स, ये सारे एग्जाम्पल्स भी ब्यूटी के हैं, और ये सारी की सारी रेंज ऑफ एग्जाम्पल्स उसने कवर किए. अब ट्रीज क्या करते हैं? ट्रीज स्प्राउट एंड स्प्रेड द ब्रांचेस टू प्रोवाइड शेल्टर विद इन देयर ग्रीन कवरिंग फॉर द सिंपल शीप. डैफोडिल्स क्या करते हैं? दे ब्लूम विद इन द ग्रीन सराउंडिंग्स. तो हर एक एलिमेंट का अपना अपना पर्पस है. तो ये सारे सिम्बल्स उसने कैसे यूज़ किए, इसको एक सिंबल एग्जाम्पल्स कुछ एलिमेंट्स उठाए, उसको एज एन एग्जाम्पल दिया. पर्पस क्या है? शोइंग ग्रैटिट्यूड टू नेचर. सेकेंड पर्पस क्या है? हमें रिमाइंड कराना दैट सी देयर इज सो मच दैट नेचर इज गिविंग अस एंड वी हैव टू बी थैंकफुल, वी हैव टू एंजॉय ऑल दैट. लास्ट ऑफ ऑल जो बहुत ही स्ट्रेंज एक्सप्रेशन पोएट ने दिया है वो है कि देर इज़ ब्यूटी इन डेथ ऑफ मार्टियर्स एंड लेजेंड्स ऑल्सो. डेथ को हमेशा हम अगली मानते हैं, हम एक वी डू नॉट वेलकम इट, वी फाइंड इट वेरी अगली और मे बी inauspicious, कुछ भी ऐसा. But poet looks it around and he says that there is beauty in that also, and there are such innumerable beautiful things to notice, and it becomes so powerful. उसको एक इतनी पावर दे देता है, उसको एक immortal fountain की तरह क्रिएट करके वो हमारे सामने प्रेजेंट करता है. So that was all about this poem from my side. I hope you enjoyed the lesson. Go through it, revise again and again. जो मैंने नंबरिंग बताई है उसका ध्यान रखना और इस लेसन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना. You can make the most by listening to this video again, and याद रखना जो जॉन कीट्स है, he is a poet of nature, बहुत ही influential, बहुत ही loved poet है English literature का. So thank you for being here. Thanks a lot from E Classes with Shalini ma'am.